हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। आज हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हमारा पहले लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय से संबंधित जो बातें हमारी छूट गई थी, हम इस वीडियो में उन्हीं बातों को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा था पहले वाला, इससे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि अगर कुछ गलती हो रही है मुझसे या आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियो लेक्चर में, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम अपने पिछले वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिसने ध्यान से देखा है उसको इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीनिंग क्या होता है हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं, और शास्त्र का क्या मीनिंग होता है ये देखते हैं हम। देखिए, अर्थ से तात्पर्य धन, धन मनी। अर्थ को बोला जाता है धन और शास्त्र को बोला जाता है अध्ययन। तो देखिए, इन दोनों के मिक्सअप, इन दोनों का मिश्रण होने से कितनी सही परिभाषा अर्थशास्त्र की निकल के सामने आएगी। तो अगर कोई पूछता है आपसे अर्थशास्त्र क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि अर्थ प्लस शास्त्र, यानी अर्थशास्त्र हो गया आपका धन संबंधी मामलों का अध्ययन। धन संबंधी मामलों का अध्ययन ही आपका अर्थशास्त्र है। देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मीनिंग हो जाता है धन और शास्त्र का मीनिंग हो जाता है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र की इतनी प्यारी, इतनी सही, इतनी सटीक व्याख्या यहाँ पर हो रही है। अर्थशास्त्र क्या है, यानी आपका अर्थशास्त्र से तात्पर्य धन संबंधी मामलों का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति जो है ये आपके ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से हुई है। ओकोनोमिया शब्द से हुई है। अब ये आपका ओकोनोमिया क्या है, ओकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकास प्लस नोमिया। ओकास प्लस नोमिया, ओकास प्लस नोमोस भी बोलते हैं इसको, या ओकास प्लस नोमिया। नोमिया, ओकास को बोला जाता है घर, घर या घरेलू, और नोमिया को बोला जाता है प्रबंधन। माफ करना, यहाँ पर अंग्रेजी में प्रबंधन आपका टाइप हो गया, आप इसको हिंदी में कर लेना प्रबंधन। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की सही परिभाषा बन जाएगी सीधा सिंपली कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन, अर्थात घरेलू प्रबंधन ही आपका अर्थशास्त्र है। जैसे कि हमारी माताएं क्या करती हैं, पूरे घर का प्रबंधन करती हैं। किस आधार पर करती हैं कि पापा जो सैलरी लाते हैं वो मम्मी के हाथ में जाती है और पूरा मंथ सब खर्चे चलाती हैं, साग सब्जी, आपकी जो भी पॉकेट मनी हो, और उससे अदर रिलेटेड आप बीमार पड़ जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं मम्मी करती हैं। तो वो प्रबंधन कर रही हैं पैसों का, धन का, पापा के पैसों का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वही कई घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन ही आपका अर्थशास्त्र। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, आई होप, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हमने इन सब बातों पर एक बार प्रकाश डाला था, और यही बातें इस लेक्चर में भी और यहाँ पर हम ये दोहरा रहे हैं। अब जो नई पढ़ने वाली बात है आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके अरस्तु जी थे तो ने अर्थशास्त्र और घरेलू प्रबंधन का विज्ञान बताया है। विज्ञान, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान। घरेलू प्रबंधन, माँ को याद करना, अपनी माता जी को। तो घरेलू प्रबंधन, सारा प्रबंधन मम्मी करती है पापा के पैसों का, तो उस हिसाब से हो जाएगा। अरस्तु ने क्या बोला था, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को सिंपली बोल दिया घरेलू प्रबंधन का विज्ञान, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, आपके घरेलू प्रबंधन का विज्ञान। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या एक ही है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या एक ही है, तो यहाँ तक आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आप उसको बताने में सक्षम हो जाएंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो आपका सिद्धांतों का एक समूह है, सिद्धांतों का एक समूह है। ठीक है, जब उसको ही हम अप्लाइड रूप देते हैं और कुछ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करते हैं, तो हम उसको अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ आपकी उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, निवेश, तो ये सारी आपकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। हमने इससे पहले भी इसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो यहाँ तक तो आपको नो डाउट कोई भी दिक्कत आई होगी या आगे आएगी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र सिंपल बता सकते हो, ये अर्थशास्त्र सिद्धांतों का समूह है। जब हम उसको अप्लाइड रूप देते हैं, व्यवहारिक रूप से यूज़ करते हैं, तो उसका ही अप्लाइड रूप ही
आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम आगे नेक्स्ट कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है क्या। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है क्या। ठीक है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से किसी वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, विनिमय उसमें खरीद फरोख्त कैसी हो रही है, कितना यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, तो उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के माध्यम से करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र व्यक्ति या देश का नहीं हो सकता है। तो इन लाइंस में बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक तरह का विज्ञान है। वो हमें बताता है कि जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास वैकल्पिक संसाधन है, हम उसका यूज़ करके अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर लें। ठीक है, जैसे कि आपके पास 1 किलो आटा है, तो हम उसका कम से कम यूज़ करके अपना पेट किस प्रकार भर ले। तो अर्थशास्त्र उन्हीं बातों को बताता है कि ये तरीका अपनाओ, आप 1 किलो आटे में कम से कम आटा यूज़ करके अपना पेट भर सकते हो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में ऐसी सिद्धांत दिए गए हैं कि हम अपने वैकल्पिक संसाधनों का अच्छी प्रकार से यूज़ कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, तो अर्थशास्त्र यहाँ पर विज्ञान के रूप में, क्योंकि विज्ञान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कुछ हमें बता रहा है ना कि कम से कम संसाधनों का यूज़ करके अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए, अर्थव्यवस्था वह संरचना तंत्र है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। आर्थिक गतिविधियां हम जानते ही हैं, आपका उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था संरचना तंत्र है जिसके अंतर्गत आपकी आर्थिक गतिविधियां आती हैं। आर्थिक गतिविधियां होती क्या है, ये सारा हमने देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया उत्पादन, उपभोग एवं निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब पढ़ाया है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि जो हमारे पास वैकल्पिक संसाधन है, थोड़े संसाधन है, उसका हम अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र उतना ही पुराना है जितना मानव जाति की उत्पत्ति। देखिए, ये जो धन की बात हो रही है, विनिमय की बात हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है, तो इसका प्रारंभ आपका जब विश्व में जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी, जैसे कि आपका हड़प्पा, मेसोपोटामिया, इराक की, मिस्र की नील नदी के किनारे फली फूली कई सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ पर व्यापार होता था, वस्तु विनिमय होता था, किसी चीज़ का उत्पादन होता था। जैसे कि आप कृषि से रिलेटेड फसलों का ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें होती थी आपकी। तो ये अर्थशास्त्र की उत्पत्ति उसी टाइम से हो गई थी जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात मानव ने एक समूह बनाकर रहना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विभिन्न काल हैं, जो टाइम पीरियड है, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं अवधारणा अलग अलग रही है। अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका कौटिल्यकृत है, जो तो ये 400 BC में लिखा गया था। 400 BC में लिखा गया था, 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। सॉरी, यहाँ पे लिख देना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, देखिए, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य के टाइम पे जब अर्थशास्त्र लिखा था उन्होंने, तो उन्होंने अर्थशास्त्र का मीनिंग किस रूप में लिया था, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें राजनीति का भी वर्णन किया था उन्होंने, लोक प्रशासन का भी वर्णन किया था, थोड़ी बहुत बातें उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था दी थी। तो हर काल के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था में चेंज आया है। जैसे कि आगे चलते चलते क्या हुआ, कौटिल्य के टाइम पे तो राजनीति आपका और अर्थव्यवस्था, लोक प्रशासन सारी एक ही चीज़ें थी। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो राजनीति को अलग एक विषय के रूप में जाना जाता है। देन आपका लोक प्रशासन, जैसे कि आपका नीति शास्त्र हो गया, कूटनीति हो गया, इसको एक अलग विषय के रूप में जाना गया। और जैसे आधुनिक टाइम में क्या हुआ, अर्थशास्त्र बिल्कुल एक अलग विषय हो गया। तो हर काल में, हर टाइम पीरियड में अर्थशास्त्र की प्रकृति व अवधारणा बदलती रही।
ठीक है ना। देखिए जो अर्थशास्त्र है ना, ये प्रारंभ में सामाजिक विज्ञान की एक शाखा थी, जैसे कि आपका राजनीति सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, तो ये सारी क्या आती है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा थी। परंतु धीरे धीरे ये टाइम पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये एक नवीन विषय के रूप में उभर के सामने आए, एक अलग विषय, स्वतंत्र विषय, जैसे कि स्वतंत्र विषय, ठीक है। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट, ये कोई विषय नहीं था, लेकिन ये 1992 से जब आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो विषय हम आज यूपीएससी में पढ़ते हैं, तो उसका प्रारंभ वहाँ से होता है, ठीक है। या आप 1972 से भी बोल सकते हो, परंतु जो विश्व ने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को उठाया या उस पर इतना ध्यान दिया, वो आपका 1992 से था। तो अर्थशास्त्र की प्राकृति और उसकी अवधारणा हर काल में अलग अलग रही है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर विश्व का सबसे पहला पुस्तक जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पर लिखी थी, वो 4 BC में लिखी गई थी, 4 BC में लिखी गई थी। सॉरी यहाँ पर आप इसे चेंज कर लेना, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का संबंध अर्थ से लिया था, अर्थ मतलब धन। हालांकि उसने धन के आधार पर राजनीति पर अधिक बल दिया। यह पूर्णतः अर्थशास्त्र अर्थात आधुनिक इकोनॉमिक्स जैसा नहीं था। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जैसे कि आज हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं, उस कौटिल्य के टाइम पर ऐसा नहीं था। उसमें ही आपका अर्थशास्त्र पुस्तक में ही आपका राजनीति, कूटनीति, लोक प्रशासन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती थी। परंतु अब हर सब्जेक्ट, हर विषय अलग हो गया है। तो ऊपर वाली लाइन में यही बताया गया था कि इसकी प्रकृति और अवधारणा हर काल में बदलती रही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, विदेशी संबंधों इत्यादि का समग्र उल्लेख था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की जा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, विदेशी संबंधों इत्यादियों का समग्र उल्लेख था। तो ये उस टाइम की जो अवधारणा रही होगी, ये विद्वानों की, इतिहासकारों की, लेखकों की अर्थशास्त्र को लेकर या उसी आधार पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, यह इसलिए थी क्योंकि उस समय अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में विकसित नहीं हुई थी। ये चीज़ हम समझ गए, क्योंकि अर्थशास्त्र का विकास एक अलग शाखा के रूप में नहीं हुआ था, इसलिए ये कई सारे सब्जेक्ट का मिश्रण था और उसी के बीच में एक पार्ट के रूप में इसको पढ़ा जाता था। आगे जैसे जैसे समाज की संरचना जटिल हुई, जैसे जैसे हमने ग्रो किया और मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करने लगा, तो सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं उपजी, जैसे राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक है। ये हमने पीछे देख लिया था। जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, जैसे जैसे समाज समझदार हुआ, तो जो सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के रूप में अलग अलग सब्जेक्टों का, अलग अलग विषयों का उद्भव हुआ। जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, आपका इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया। तो ये सारी स्वतंत्र विषय अब हमारे सामने है। इससे पहले ये सारे एक ही थे, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की शाखाओं के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हीं शाखाओं में से एक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र, इन्हीं शाखाओं में से एक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक है जो, देखिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। 1761 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। इन्होंने ही पूंजीवाद शब्द की उत्पत्ति की और बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य देश की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना है। देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको बोला जाता है, तो आप कौटिल्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि कौटिल्य की जो पुस्तक थी वो पूर्णतः अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं थी। उसमें राजनीतिक, सैनिक संबंध, विदेशी संबंध और आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है। परंतु जो एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री या स्वतंत्र अर्थशास्त्र के रूप में जो आपके पहली पुस्तक लिखी गई थी, वो जॉन एडम्स स्मिथ द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी जो पुस्तक थी आपकी वेल्थ ऑफ नेशन 1761 में लिखी गई, ठीक है, 1761 में लिखी गई। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को एक धन के विज्ञान के रूप में बताया है, कि धन के विज्ञान के रूप में बताया है, जिसका उद्देश्य देश की संपत्ति या शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पूंजीवाद शब्द का सर्वप्रथम यूज एडम स्मिथ ने ही अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था, ठीक है, आप किया था।
आइए देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद कार्ल मार्क्स, रिकार्डो, मिल जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपने अपने मत प्रतिपादित किए। ठीक है, जब इन्होंने एक स्वतंत्र अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्र को माना तो अन्य लोग भी सामने आए, जैसे कार्ल मार्क्स, रिकार्डो, मिल जैसे विद्वानों ने भी अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपने अपने जो इनके अर्थशास्त्र को लेकर विचार थे, अपने अपने विचार प्रतिपादित किया, लोगों के सामने रखे। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र की शाखाएं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में बात कर ली थी। अर्थशास्त्र की शाखाएं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का अर्थशास्त्र की शाखाएं, दो शाखाएं थी। एक तो हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा था आपका समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र था सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन, और ये था समष्टि आपका ये वृहद क्षेत्र पर या एक संपूर्ण देश का अध्ययन। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक थे, 3 क्षेत्रक पे बात करी थी हमने। एक था आपका प्राथमिक क्षेत्र, एक था आपका द्वितीयक क्षेत्र, एक था आपका तृतीयक क्षेत्र। जिसने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर जाके देख लेना, क्योंकि आपको अभी अर्थव्यवस्था पर अपना बेस तैयार करना है। तो बेस आपका यही स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखकर स्टार्ट होगा। नहीं तो अगर आप मेरे आगे आने वाले वीडियो देखोगे तो आप घूम जाएगा आपका सर, आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा। ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखना, नहीं तो मत देखना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, मुझे कोसोगे। तो इससे बेटर है कि आप देखना मत, देखना है तो आप स्टार्टिंग से देखना। आइए आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर को समझना ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो देश में आजकल जो होड़ मची है आगे बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों बातों को लेकर मची है। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये दोनों बातें आपके दिमाग पे रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों बातों के आगे पीछे हमारे सारा जो डेवलपमेंट होएगा वो घूमेगा। जो हम देश का डेवलपमेंट करने का सोचते हैं वो इन्हीं दोनों को आधार बनाते हुए करते हैं। आइए देखते हैं आर्थिक समृद्धि, या इसे समृद्धि भी बोला जाता है। आर्थिक समृद्धि या समृद्धि से मतलब है किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। वास्तविक आय की वृद्धि से है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि है जैसे कि एक प्रॉपर या एक निश्चित समय अवधि में किसी देश को होने वाला वास्तविक आय या वास्तविक आय में वृद्धि से है। जैसे कि हम 1000 रुपये एक साल का कमाते हैं, तो अगर हम 2020 में 1000 रुपये कमा रहे हैं और 2021 में हमने 1100 रुपये कमाए, तो हमारा आर्थिक समृद्धि कितनी हुई, समृद्धि कितनी हुई, 100 रुपये प्लस में हुए हैं ना हम, क्योंकि 2020 में 1000 रुपये कमाते थे, 2021 में 1100 रुपये कमा रहे हैं। तो क्या हो रहा, क्या बात समझ सामने निकल के आ रही है? यहाँ पर एक बात सामने निकल के आई कि समृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, कुछ 100 रुपये की वृद्धि हुई है मेरी आय में, तो हम इसको ही बोलेंगे समृद्धि, एक निश्चित समयावधि में। ठीक है, वास्तविक आय में वृद्धि से है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य रूप से यदि किसी देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बाद यही चैप्टर स्टार्ट होएगा, तो जीडीपी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्य रूप से यदि किसी देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ये किसी देश की आय होती है, जैसे आपकी मंथली आय होती है उसी प्रकार एक राष्ट्र की आय होती है, चाहे वो मंथ से ले लीजिए आप, चाहे तिमाही से ले लीजिए, चाहे वार्षिक से ले लीजिए। तो यदि किसी देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम से में वृद्धि होती है, तो कहा जाता है कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य देश की जीडीपी और देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम में होने वाली वृद्धि से है। अगर ये दोनों चीज़ें ग्रो कर रही है तो हम कहेंगे कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया है कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की जीडीपी और उस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम में होने वाली वृद्धि को ही हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। देखिए, जो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि में जो बात होती है मात्रात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए की जाती है। हम इसकी आसानी से गणना कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक वृद्धि की हम इजीली गणना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मात्रात्मक पक्ष की बात की जाती है, जैसे उत्पादन की माप,
उत्पादन की माप, मुनाफे का आकलन, ठीक है, मुनाफे का आकलन, इसको काट दीजिए, मुनाफे का आकलन के लिए वृद्धि में अंतर को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आर्थिक वृद्धि होती है वो मात्रात्मक पहलू को बताती है, अर्थात हम आर्थिक वृद्धि को मात्रात्मक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको हम समझते हैं किस प्रकार। जैसे आप सपोज करिए कि एक किसान है, वो एक साल में 2 टन गेहूं का उत्पादन करता है। ये 2011 की बात हो रही है। अगर वह 2012 में सिर्फ 1 टन गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो इससे क्या बात निकल के आ रही है कि इसकी आर्थिक वृद्धि कहाँ हुई है। ये तो पहले 2 टन गेहूं उगाता था, लेकिन इसने अगले साल 1 टन गेहूं उगाया, तो इसकी आर्थिक वृद्धि समृद्धि हुई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक जगह की 1 टन की जगह 3 टन 2012 में 3 टन गेहूं का उत्पादन करता, तो हमें समझ में आ जाता कि इसने आर्थिक वृद्धि, आर्थिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि प्राप्त की है। तो ये मात्रात्मक पक्ष को बताता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यहाँ मात्रात्मक पक्ष की बात की जाती है, जैसे उत्पादन की वृद्धि, मुनाफे का आकलन के लिए वृद्धि में अंतर को निकालते हैं। आइए हम अपने दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक पेट्रोल पंप ले लीजिए, आप एक पेट्रोल पंप ले लीजिए। तो जून महीने में उस पेट्रोल पंप से 100 लीटर पेट्रोल बिकता है, ठीक है, बेच दिया उसने 100 लीटर पेट्रोल। और अगले महीने में जुलाई में 105 लीटर पेट्रोल बेचा। तो हम क्या कहेंगे इसकी वृद्धि कितनी हुई है, इसकी 5 लीटर पेट्रोल की। जून में 100 लीटर बेचा और जुलाई में इसने 105 लीटर पेट्रोल बेचा। तो इसकी जो ग्रोथ है 5 लीटर की वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस पेट्रोल पंप ने आर्थिक वृद्धि या समृद्धि की है, ठीक है। यह वार्षिक अवधारणा है, इसमें समय सीमा के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। यह वार्षिक सीमा है। हम इसमें एक निश्चित समावधि का ही अध्ययन करते हैं आर्थिक वृद्धि को निकालने के लिए, जो लगभग 1 साल होता है, ठीक है। 1 साल में देश कितना ग्रोथ कर रहा है, एक व्यक्ति कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आर्थिक समृद्धि आपको बिल्कुल क्लियर है, और इससे पहले जो बातें की गई है वो सारी क्लियर है। वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं अभी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कंटिन्यू रखनी है या नहीं, आप मुझे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने इतनी मेहनत करी थी, आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला मुझे। सो वीडियो यहीं पे हम अपना ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप लोग इसके नोट्स बनाते चलें, तभी जाके आप अर्थव्यवस्था में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, या आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। अभी हमारी बात अधूरी रह गई है इस चैप्टर को लेकर। इसी का हम 3rd पार्ट जल्द ही पोस्ट करेंगे, जिसमें हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, और आपको मेंस और प्री के कुछ क्वेश्चन देंगे जो इन 2 लेक्चर या इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इससे अगले पार्ट में हम विकास पर बात करेंगे, आर्थिक विकास। यहाँ पर हमारा आर्थिक समृद्धि क्लियर हो गया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर ऑल।